हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बात करेंगे हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट में जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस ऑलरेडी दे चुका हूँ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाला और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाला। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या इंपॉर्टेंट डेट है। ये चैप्टर फर्स्ट की है, इसके आगे आपको और मिल जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहला आता है 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन। ये एक्ट ऑफ यूनियन क्या है, देखिए अभी आपको आगे इसका वीडियो मिलेगा ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन एक कंट्री है यूरोप का, उसमें क्या होता है 4 एरियाज थे, वहाँ पे 4 एथनिक ग्रुप्स थे। एक स्कॉटलैंड था, या आप कह सकते हो उसमें स्कॉटिश लोग, वेल्स लोग, ठीक है, वेल्स के बाद में आपके इंग्लिश लोग, और इंग्लिश के बाद में आपके थे वहाँ पे आयरिश लोग। ये 4 ग्रुप थे इंग्लैंड के अंदर, ये मतलब वहाँ पे जो आइलैंड है यूरोप के अंदर वहाँ पे। तो उनमें से ये 2, एक तो इंग्लैंड और एक स्कॉटलैंड, इन दोनों ने आपस में एक संधि कर ली थी, एक ट्रीटी कर ली थी। कब? 1707 में, 1707 में। उसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्ट ऑफ यूनियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें आपके है 1797, 1797। इसमें क्या होता है? नेपोलियन इन्वेड्स इटली। नेपोलियन ने किस पे आक्रमण किया? इटली पर आक्रमण किया। आप जानते हैं 1789 में, 1789 में यूरोप में, फ्रांस में क्रांति हुई थी, पहली क्रांति हुई थी। उसके बाद में नेपोलियन का राइज हुआ था, नेपोलियन का उदय हुआ, और उसने फिर क्या किया? पूरे यूरोप से मोनार्की को ख़त्म करने का निश्चय किया था, और इसलिए उसने पूरे यूरोप में जितने भी मोनार्कीज थी उन सब पे हमला किया था, घुसपैठ की थी, इन्वाइट किया था। तो ये उस शुरुआत कहाँ से की थी? इटली से की थी। और कब की थी? 1797 में। उसके बाद नेक्स्ट डेट है बेटा 1801, 1801। 1801 में क्या हुआ? आयरलैंड वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूके। तो हमने अभी बात की थी कि ब्रिटेन में यहाँ पे आपके एक तो इंग्लैंड था, इंग्लैंड के बाद में आपके वहाँ पे वेल्स था, वेल्स के बाद में आयरलैंड था, आयरलैंड के बाद में स्कॉटलैंड था, या स्कॉटिश जिसे आप कह सकते हो। तो ये 4 वहाँ पे स्टेट थे, और इन चारों में से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, इनके बीच में तो क्या हो गया? एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में जो हमने पहले पढ़ा। इसके बाद में ये जो आयरलैंड था, आयरलैंड को भी इंग्लैंड में मिला लिया गया। कब मिलाया गया? 1801 में। ठीक है बेटा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगली डेट दी हुई है 1804 में, नेपोलियनिक कोड। तो आप जानते हैं नेपोलियन ने यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर जो क्रांति की थी उसको अपने हिसाब से चलाने के लिए, मतलब इसने अपना क्या किया था, सारे जो कंट्रीज़ थे उनको मोनार्कीज से फ्री करवा कर अपना एक खुद का साम्राज्य बनाने की कोशिश की। तो उसको चलाने के लिए इसने एक कुछ नियम बनाए थे, कुछ लॉज बनाए थे। उनको अपन किस नाम से जानते हैं? सिविलियन कोड के नाम से जानते हैं, नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं। और ये कब बनाए गए थे? 1804 में, 1804 में। इसे याद रखें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास दिया हुआ है जेस्यूप मेजनी। इसके बारे में पढ़ा था हमने, ये इटली से रिलेटेड है, इटली का एक फ्रीडम फाइटर है। तो इसका जन्म पूछ लेता है कई बार, कब हुआ था? 1807, 1807 में। किसका जन्म हुआ? जेस्यूप मेजनी में। और कहाँ हुआ था ये भी बताया था आपको? जेनोवा में। कहाँ हुआ था? जेनोवा में। ठीक है बेटा, ये उसके बाद में आगे देखिए, अगली डेट दी हुई है 1815। 1815 में क्या होता है? 1815 में फॉल ऑफ नेपोलियन, वियना पीस सेटलमेंट एंड वियना कांग्रेस। आप इसे भी ये भी कह सकते हैं वियना कांग्रेस। तो वियना कांग्रेस कब आती है? 1815 में आती है। आप जानते हो 1815 में जितनी भी यूरोपियन मोनार्कीज थी, जितनी भी यूरोप में मोनार्कीज थी, उन्होंने नेपोलियन को, किसको? नेपोलियन को हरा दिया था, नेपोलियन को हरा दिया था। और नेपोलियन के हारने के बाद में 1815 में ये जितने भी कंट्रीज़ थे ये सब कहाँ पर मिले? वियना में मिले। कहाँ मिले बेटा? वियना में मिले। और वियना में कांग्रेस लगी, और इस वियना के कांग्रेस में क्या हुआ था कि एक वियना पीस सेटलमेंट बनाया गया। क्या बनाया गया? वियना पीस सेटलमेंट। एक तो फॉल ऑफ नेपोलियन ये लिखा गया यहाँ पे, प्लस और क्या घटना हुई? वियना पीस सेटलमेंट, वियना शांति संधि की गई। और इसमें क्या हुआ? इसमें ये किया इन्होंने कि नेपोलियन जो कोड था, हमने अभी बात की थी 1804 में नेपोलियन कोड बना था यहाँ पे ये, तो इस नेपोलियन कोड को क्या किया इन्होंने? हटा दिया। नेपोलियन ने जो जो परिवर्तन किए थे, जो जो चेंजेस लेके आया था वो यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर, उन सबको भी उन्होंने रिट्राइव कर दिया, वापस से उसी स्थिति में ले आए फ्रांस को जो वो नेपोलियन के आने से पहले था। और क्या किया? जो फ्रांस था उसकी बाउंड्रीज़ पर, जैसे ये फ्रांस है उसकी बाउंड्रीज़ पर छोटे छोटे स्टेट जो हैं वो एस्टेब्लिश कर दिए, बना दिए। मतलब फ्रांस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया उसके बाउंड्रीज़ पर से, ताकि वो फिर से एक ना हो सके, फिर से वो पावर गेन ना कर सके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास में 1821, 1821। इसमें क्या हुआ? ग्रीक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल बिगिन। तो जैसे आप जब यूरोप का नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ते हैं तो उसमें कई कंट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो एक कंट्री वहाँ पे ग्रीक भी आता है। इसका भी वीडियो मिलेगा आपको टॉपिक में।
तो ग्रीक हिंदी में से यूनान कहते हैं। तो यूनान में जो स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू हुआ था, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शुरू हुआ था, वो कब शुरू होता है बेटा? 1821 में। कब शुरू होता है? 1821 में शुरू होता है। तो ये डेट याद रखेंगे, 1821। नेक्स्ट है, अब जब शुरू हो गया ग्रीक के अंदर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल 1821 में, तो पूरा कब होता है? 1832 में, 1832 में, जिसमें क्या होता है? कंस्टेंटिनोपल ट्रीटी होती है। क्या होती है? कंस्टेंटिनोपल ट्रीटी। हिंदी में कहते हैं इसे कुंस्तुनतुनिया की संधि। क्या बोलते हैं? कुंस्तुनतुनिया की संधि। तो ये कुंस्तुनतुनिया की संधि जो है इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी है, ये हुई थी। और इसमें क्या हुआ? ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट। ग्रीस जो देश था, ये यूनान जो राष्ट्र था, वो क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1833 दिया गया है, 1833। इसमें आप जानते हो क्या हुआ? यंग यूरोप बर्न में बनाया गया। इससे मतलब ये इससे रिलेटेड है, किससे? आपका जो जीसस मेजनी था, इससे। आप जानते हो इसको देश से बाहर निकाल दिया गया था, एग्जाइल कर दिया गया था। फिर 1831 में इसने 1831 में एक संगठन बनाया था, यंग यूरोप। कौन सा बनाया था? यंग और यूरोप। हिंदी में भी इसे यही कहते हैं, यंग यूरोप बनाया था। और फिर 1831 में, कब? 1831 में कौन यंग यूरोप बन गया। और 1833 में इसने क्या बनाया? यंग यूरोप। और कहाँ पर बनाया? वो बर्न में बनाया। और यंग इटली बनाया था इसने मर्सिलीज में। फिर 1834 में क्या होता है? 1834 में कस्टम यूनियन आती है। क्या आती है? कस्टम यूनियन। आपको ये मैंने जर्मनी में पढ़ाया था, जोलवेराइन कस्टम यूनियन पर्शिया ने बनाई थी। और कब बनाई थी? 1834 में। ठीक है, ये हम जर्मनी में बात कर चुके हैं डिटेल में, इसके बारे में आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला है 1848 में। 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट लगती है। कहाँ लगती है? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में हमने बात की थी, ये भी जर्मनी से रिलेटेड है। इसके बारे में हम टोटल कर चुके हैं। यहाँ हम सिर्फ डेट देखेंगे तो 1848 में कौन सी पार्लियामेंट लगी है? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ध्यान दे बेटा, आपकी गाइड और बुक में बहुत सारी डेट्स दे रखी है। ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है केवल वही ली हैं जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट कह रहा है, हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें बांटी, जैसे कह रहा है रिवॉल्यूशन इन यूरोप। यूरोप के अंदर बेटा देखो, एक ही रिवॉल्यूशन नहीं थी, कई सारी रिवॉल्यूशन हुई थी, उनकी सीरीज चली थी। तो वहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि कौन सा रिवॉल्यूशन किसने किया और उसने क्या डिमांड की थी। तो वहाँ से है ये क्वेश्चन। कह रहा है रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप्स। देखो वहाँ पर जो गरीबी फैली हुई थी या इकोनॉमिक हार्डशिप्स फैले हुए थे, उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट अगर किसी ने रिवोल्ट किया तो वो कौन थे? तो वो कौन थे बेटा? आर्टिसंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट्स। तो इनके नाम याद रखोगे कि इकोनॉमिकल हार्डशिप जो थी या जो आर्थिक रूप से कठिनाइयाँ आ रही थी, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने का काम किसने किया था? तो आर्टिशंस कलाकार थे, इंडस्ट्रियल्स जो उद्योगपति थे वो थे, वर्कर्स जो लेबर थी काम करने वाली, और पीजेंट्स किसान, इन्होंने किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सर डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। देखो अब एक तो जो आर्थिक रूप से कठिनाइयाँ आ रही थी उनके खिलाफ आंदोलन किया गया। एक वहाँ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। किसकी डिमांड की? कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की डिमांड की। ये किसने की? ये मिडिल क्लास ने की। तो ध्यान दें, इन दोनों चीज़ों में अंतर है। यहाँ पे इकोनॉमिक हार्डशिप के बारे में पूछे तो हमें ये लिखना है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में पूछे तो हमें मिडिल क्लास लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है डिमांड ऑफ नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट जो थी उसकी डिमांड किसने की? इटालियन और जर्मन्स ने। ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट डेट है फिर 1859 to 17। इसमें क्या होता है? यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये पूछ लेगा आपसे एमसीक्यू में, इटली का यूनिफिकेशन कब होता है? 1859 से 17 तक। ये डिटेल में हम बात कर चुके हैं। फिर है 1861 विक्टर इमैनुअल सेकंड। हमने बात की थी विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो इसको घोषित कब किया गया? इटली का राजा घोषित कब किया गया? 1861 में। जबकि इसका जो यूनिफिकेशन पूरा कब होता है? 70 में पूरा होता है बेटा। हमने कल बात की थी कि इसे राजा तो घोषित कर दिया गया था 1861 में, लेकिन इसने रोम को ग्रैब करके पर्शिया और फ्रांस के युद्ध में, पर्शिया और फ्रांस लड़ रहे थे आपस में, और उसमें इटली ने क्या कर लिया था? रोम को ग्रैब कर लिया था और किस में मिला दिया था? इटली में मिला दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगली डेट है हमारे पास में 66 to 71। ये यूनिफिकेशन किसका है बेटा? जर्मनी का। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो आपको सिर्फ डेट याद रखनी है अभी यहाँ पे 1863 to 1871, 1866 से 1871 जर्मनी का यूनिफिकेशन। नेक्स्ट 1871 में क्या होता है? पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट। ये ध्यान रखना दोनों का नाम, यहाँ विक्टर इमैनुअल सेकंड है इटली के अंदर और विलियम फर्स्ट किस में है? जर्मनी में। इसको क्या घोषित किया गया? जर्मन का राजा घोषित किया गया। तो ये दो नाम याद रखें, विक्टर इमैनुअल सेकंड और विलियम फर्स्ट। कौन कौन से? विक्टर इमैनुअल सेकंड और विलियम फर्स्ट। विक्टर इमैनुअल सेकंड और विलियम फर्स्ट। विलियम फर्स्ट किससे रिलेटेड है? जर्मन एम्पायर से। और ये विक्टर इमैनुअल सेकंड किससे रिलेटेड है? इटली से। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स थी फर्स्ट चैप्टर की। आप लोग आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे, नोट्स आपको मिल ही गए होंगे और बाकी डायग्राम्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।